Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is diversity of vertebrates and I am your course instructor Sehri Shumar. आज हमने बेसिकली अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट द सिस्टम्स ऑफ फिशेस. ठीक है बेटा, हम लोगों ने चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ था फिशेस का. उसके जो लास्ट 2 पॉइंट्स हमारे पास टॉपिक्स रह गए हैं उसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना होगा, दैट इज़ अबाउट द एम्फीबियंस. ठीक है, फिशेस के हमारे पास जो दो लास्ट टॉपिक्स रह गए हैं वो है हमारे पास रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट और उसके बाद हमारे पास फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को देखें तो इसमें फिशेस के अंदर मुख्तलिफ तरह के मोड्स पाए जाते हैं रिप्रोडक्शन के. कुछ ओवी पैरस होती हैं, कुछ वीवी पैरस, ओवो वीवी पैरस, इस तरह तीनों मोड्स इनके अंदर मौजूद होते हैं. और डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है, इनके अंदर नेस्टिंग बिहेवियर है, मेटिंग बिहेवियर है, इसके अलावा इनके अंदर जो है पेरेंटल केयर मौजूद है. तो इन सब चीज़ों को हमने एक एक कर डिस्कस करना है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में. फर्टिलाइजेशन आपको पता है कि एग्स और स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है. अब आपको पता है फिशेस जो है मोस्टली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रही हैं तो उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर पाई जाती है. कुछ फिशेस ऐसी हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है. अब हम देखते हैं कि फिशेस के अंदर कौन कौन से तरीके पाए जा रहे हैं. सबसे पहले है फिशेस प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स. एक तो ये है कि फिशेस ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में लार्ज नंबर में एग्स को प्रोड्यूस करना है. अब ये लार्ज नंबर क्यों है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाया जा सके. अब आपको अगर अंदाज़ा हो तो एक फ़िश जो है वो एक स्पॉनिंग के दौरान तकरीबन 4 to 6 मिलियन एग रिलीज़ कर देती है. इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं लार्ज फीमेल कोड की. ठीक है, कोड एक फ़िश है जिसमें हमारे पास जो फीमेल होती है वो तकरीबन 4 to 6 मिलियन एग्स एट अ सिंगल स्पॉनिंग रिलीज़ कर देती है. और उसमें से लेस देन 1 मिलियन जो एग्स हैं वही सर्वाइव करते हैं. बाकी सारे जो हैं वो किसी न किसी प्रीडेटर्स के हाथों ख़राब हो जाते हैं, फाउलिंग हो जाती है उनकी. इस तरह से सिर्फ 1 मिलियन एग्स जो हैं वो सर्वाइवल के तौर पर बच सकते हैं. बाकी जो है वो 4 to 6 मिलियन जिसमें से सिर्फ 1 मिलियन बचे. तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में इसलिए रिलीज़ किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाया जा सके और फिश की सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज़ हों. इसके अलावा और भी बहुत सारी अडॉप्टेशंस पाई जाती हैं फिशेस के अंदर ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाया जा सके. उनको हमने डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हमारे पास मेटिंग बिहेवियर. मेटिंग बिहेवियर मतलब कुछ फिशेस ऐसी हैं कि वो बिहेवियर मतलब उनके अंदर ऐसे रवैये होते हैं, बिहेवियर उनके अंदर रिचुअल्स ऐसे होते हैं. कुछ जो है वो अपने मेट को अट्रैक्ट करती हैं फेरोमोन्स के ज़रिए से, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती हैं, कुछ नेस्टिंग बिहेवियर शो करती हैं, कुछ मेटिंग के अंदर उनके अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं मेटिंग के, और कुछ ऐसी भी हैं जो है वो एक्सटर्नली डांसिंग के ज़रिए से वो भी अट्रैक्ट करती हैं अपने मेट को, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे. इसके अलावा सम फिशेस शो नेस्टिंग बिहेवियर. कुछ फिशेस ऐसी हैं जो नेस्टिंग बिहेवियर शो करती हैं, मतलब अपने नेस्ट बनाती हैं और उन नेस्ट के अंदर जाकर एग को ले करती हैं. अब उन नेस्ट बनाने के लिए नेस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है इनके लिए? आपको पता है नेस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जाके जहाँ पर एग को ले किया जा सके और उसके अलावा एग्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. तो एग्स की प्रोटेक्शन एक इनका जो है मकसद होता है अपने नेस्ट बिल्ड करने का. अब उनके अंदर आता कि जो एग्स हैं उनको प्रीडेशन से बचाया जा सके, उनको सेडिमेंटेशन से बचाया जा सके और उन्हें फॉलिंग मतलब ख़राब होने से बचाया जा सके. इसके अलावा बहुत सी फिशेस ऐसी भी हैं जो अपने एग्स को डायरेक्टली जो है वो बॉटम में जाकर ले करती हैं या फिर किसी न किसी वेजिटेशन के साथ जाकर उनको मतलब अटैच कर देती हैं ताकि प्रीडेटर से महफूज रह सकें. और कुछ ऐसी भी फिशेस हैं जो डायरेक्टली जो है वो अपने माउथ्स के अंदर जो है वो एग्स को इंक्यूबेट करती हैं. ठीक है, माउथ के अंदर एग्स रख लेती हैं ताकि उनको वो प्रोटेक्शन भी मिल जाए और वो इंक्यूबेट भी हो जाए. ठीक है, तो ये बेटा ये हमारे पास जो थी मोड्स थे कि इनकी फर्टिलाइजेशन कैसे होनी है. कुछ नेस्टिंग बिहेवियर शो करती हैं, कुछ मेटिंग बिहेवियर शो कर रही हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो स्पॉनिंग फेरोमोन्स रिलीज़ करेंगी. अब फेरोमोन्स क्या होते हैं? आपको पता है फेरोमोन्स और जो हमारे पास हार्मोन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है. हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक ही बॉडी से रिलीज़ होते हैं और उसी बॉडी के किसी और पार्ट पर जाकर एक्ट कर रहे होते हैं, मतलब रिएक्शन एक ही बॉडी के पार्ट पर हो रहा होता है. मतलब एक ही बॉडी के अंदर एक ही इंडिविजुअल के अंदर वो रिएक्ट कर रहे होते हैं. जबकि फेरोमोन्स क्या करते हैं? एक इंडिविजुअल से रिलीज़ होते हैं और उनका मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो दूसरे इंडिविजुअल पर जाकर होता है. फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा कि एक अगर फीमेल फिश जो है वो स्पॉनिंग फेरोमोन्स रिलीज़ करती है तो वो फेरोमोन्स जाकर एक्ट करेंगे किसी मेल पर, मतलब मेल फिश को जाकर अट्रैक्ट करेंगे और उसको जो है वो अट्रैक्ट करेंगे मेटिंग के लिए. ठीक है, तो स्पॉनिंग फेरोमोन्स जो है वो अट्रैक्शन के लिए और इंड्यूसिंग के लिए, इंड्यूसमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि अदर फिशेस को जो है वो इंड्यूस किया जा सके मेटिंग की तरफ.
ठीक है, तो ये थे हमारे पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके अलावा स्पॉनिंग फेरोमोन्स की भी हमने बात की कि फेरोमोन्स जो है वो एक इंडिविजुअल से रिलीज़ होते हैं और दूसरे इंडिविजुअल पर जाकर एक्ट करते हैं ताकि उनको स्पॉनिंग के लिए एडल्ट्स को इंड्यूस किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेल एलेस्मोब्रैंक्स हैव अ मॉडिफाइड पेल्विक फिन कॉल्ड क्लेस्पर्स। अब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ के पास मौजूद होते हैं, तो इसी तरह एलेस्मोब्रैंक्स आपको पता है कार्टिलेजिनस स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर हमने शार्क्स को डिस्कस किया था, जिनके अंदर हमने स्केट्स और रेस को डिस्कस किया था। तो इसके अंदर हम स्पेशलाइज्ड एग्जांपल ले लेते हैं शार्क्स की। तो शार्क्स के अंदर जब बात करें तो उनके अंदर जो पेल्विक फिन होता है वो मॉडिफाई हो जाता है क्लेस्पर के अंदर। ठीक है, अब क्लेस्पर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये है इनका पेल्विक फिन शार्क्स का, और ये इसके अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्लेस्पर, जो कि एक मेटिंग स्ट्रक्चर है फिशेस के अंदर, शार्क्स के अंदर। मेल इंसर्ट क्लेस्पर इनटू द क्लोएका ऑफ फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। क्लेस्पर को इंसर्ट कर दिया जाता है फीमेल के अंदर कॉपुलेशन के दौरान, और फर्टिलाइजेशन अकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है। मेल अपना इंसर्ट करता है क्लेस्पर क्लोएका में फीमेल के कॉपुलेशन के दौरान, और वो जो स्पर्म रिलीज़ करेगा, जो मेल शार्क है वो स्पर्म रिलीज़ करता है, और वो स्पर्म ट्रैवल करते हैं मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स के अंदर और क्लेस्पर पर पहुंच जाते हैं। वो क्लेस्पर क्या करेगा, अब वही स्पर्म जो है वो डायरेक्टली किस में रिलीज़ कर देगा, फीमेल की बॉडी में। वहाँ पर जाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी। इसका मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है, और बहुत सारे एग्स जो है वो फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है कंपैरेटिवली लोअर एग्स जो है वो रिलीज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ एग्स इसलिए प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि प्रीडेशन से बचा जा सके, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई जो है वो ख़तरा नहीं होता, इसलिए इसके अंदर जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के दौरान इतने एग्स प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियरल चेंजेस, हम कुछ देखें इनके अंदर। बिहेवियरल पैटर्न फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, कि इनके अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मेटिंग बिहेवियर मौजूद है, मेटिंग मतलब मुख्तलिफ तरह के इनके अंदर पैटर्न मौजूद है, उनको हमने डिस्कस करना है एक एग्जांपल के साथ मेटिंग बिहेवियर को। ठीक है, बिहेवियरल पैटर्न फॉर ब्रीडिंग एलेबोरेट प्रीलिमिनरीज टू मेटिंग आर द रूल ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज़। ठीक है, कि इनके अंदर कुछ जो है वो रिवायात मौजूद होती हैं, प्रीलिमिनरीज मौजूद होती हैं मेटिंग से पहले की। ठीक है, वो क्या है, अ फीमेल पैसिफिक सालमन, ठीक है, एक फ़िश है, परफॉर्म्स अ रिचुअलाइज्ड मेटिंग डांस। ठीक है, कि इनके अंदर एक रिचुअलाइज्ड मेटिंग डांस परफॉर्म किया जाता है विद हर ब्रीडिंग पार्टनर, कि वो मेल और फीमेल जो है वो एक मेटिंग से पहले डांस परफॉर्म करते हैं आफ्टर रीचिंग एट द स्पॉनिंग बेड ऑफ फास्ट फ्लोइंग ग्रेवल बॉटम स्ट्रीम। ठीक है, कि जहाँ पर उन्होंने फर्टिलाइजेशन करनी होती है, जहाँ पर स्पॉनिंग करनी होती है, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं उस एरिया में। वो तकरीबन जो है बॉटम का एरिया होता है स्ट्रीम का, फास्ट फ्लोइंग वाटर वहाँ पर होता है, और वहाँ पर जाकर अपना जो है रिचुअलाइज मीटिंग डांस परफॉर्म करते हैं। शी देन टर्न, शी मतलब फीमेल जो है वो पैसिफिक सालमन की, वो टर्न करती है स्कूप्स अ होल ऑफ नेस्ट विद हर टेल, और अपनी टेल के साथ जो है वो वहाँ से मिट्टी को थोड़ा सा उखेड़ती है और वहाँ पर अपना सा एक होल सा बना लेती है बॉटम में, ताकि वो नेस्ट के तौर पर जो है वो एक्ट कर सके। एज एग्स आर लेड बाय फीमेल फर्टिलाइज्ड बाय मेल। अब उसने नेस्ट बना लिया है, अब क्या होगा, फीमेल जो है वो उसमें जाकर क्या रिलीज़ कर देगी, उस नेस्ट में वो अपने एग्स रिलीज़ कर देगी, और जो है जैसे ही एग्स रिलीज़ होंगे तो मेल वहाँ पर जाकर अपने स्पर्म रिलीज़ कर देगा, और दोनों जो है वो फर्टिलाइज हो जाएंगे। आफ्टर द फीमेल कवर्स द एग विद ग्रेवल एंड विद ग्रेवल, मतलब क्या करती है कि फ़ीमेल ने एग ले कर दी है, मेल ने फर्टिलाइज़ कर दी है। अब क्या होगा कि फ़ीमेल उस एग्स को कवर कर देगी किसी ग्रेवल, किसी मिट्टी के साथ, मतलब इर्द गिर्द में जो कुछ सेडिमेंटेशन पड़ी हैं उसके साथ उसको कवर कर देगी, ताकि प्रीडेशन से बचा जा सके, एग्स की सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाया जा सके और उनकी इंक्यूबेशन हो सके। ठीक है, तो उसको कवर कर देती है और उसके बाद फ़ौरन उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एन एग्जॉस्टेड फिश डाई, कि उसके बाद उसकी फ़ौरन डेथ हो जाती है। तो ये था हमारे पास बिहेवियरल पैटर्न फॉर ब्रीडिंग, के इसके अंदर मुख्तलिफ फिशेज़ के अंदर ब्रीडिंग्स के पैटर्न मौजूद हैं, मतलब तरीके हैं उनके अंदर रिचुअलाइज डांस परफॉर्म किए जाते हैं। वो अपने नेस्ट बनाती हैं, नेस्ट के बाद जो है अपना फीमेल जो अपना एग रिलीज़ करती है, उसके बाद स्पर्म रिलीज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। देन फीमेल अपने जो एग्स हैं उनको किसी न किसी सेडिमेंटेशन के साथ कवर कर देती है, वेजिटेशन से कवर कर देती है, और उसके बाद जो एग्जॉस्टेड फिश है वो डाई कर जाती है, मतलब इंक्यूबेशन हो जाएगी अब एग की, और एग जो है जैसे ही हैच आउट होंगे तो वो फ़िश वहाँ से रिलीज़ आउट हो जाएंगी।
ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अनयूजुअल जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़। कुछ फिशेज़ ऐसी भी हैं जिनके अंदर अनयूजुअल मतलब गैर मामूली जो हैं वो स्ट्रेंज तरीके भी मौजूद होते हैं, रिप्रोडक्शन के स्ट्रेटजीज़, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ मौजूद होती हैं उनके अंदर, उनको हमने देखना है। सबसे पहले है सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट। सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट क्या है? स्पीशीज़ दैट इनिशियली मेच्योर एज वन सेक्स देन चेंज इनटू अनदर सेक्स। हर्माफ्रोडाइट मतलब दोनों सेक्सेस इनके अंदर मौजूद होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि मेच्योर वो एक सेक्स के तौर पर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, टाइम बढ़ता है, तो वो दूसरे सेक्स में बदल जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि पहले वो फ़िश जो थी वो मेल थी, जैसे ही मेल था और जैसे ही थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ, मेच्योर हुई वो, तो उसके बाद जो है वो फीमेल के तौर पर एक्ट करने लगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म। इसके ये किसके अंदर पाया जाता है? ये बेसिकली अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो ये पैरट फिशेस के अंदर मौजूद होता है। ये पैटर्न पैरट फिशेस क्या होती हैं कि वो उनके जो इंडिविजुअल्स हैं वो बिगिन करते हैं अपनी लाइफ को फीमेल्स के तौर पर, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो क्या बन जाते हैं? वो मेल के तौर पर एक्ट करने लग जाते हैं। इसी तरह कुछ क्लाउन फिशेस हैं, उनके अंदर ऑपोजिट होता है कि वो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं मेल के तौर पर, लेकिन फिर क्या बन जाते हैं? फीमेल्स बन जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म। इसके अंदर हमने एग्जांपल ले ली पैरट फिशेस की और क्लाउन फिशेस की। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास सिंक्रोनस हर्माफ्रोडाइट। सिंक्रोनस क्या कहते हैं? दे हैव बोथ फंक्शनल टेस्टिस एंड ओवरीज एट द सेम टाइम। कि इनके अंदर फंक्शनल मतलब दोनों जो है वो वर्किंग भी होते हैं, टेस्टिस भी और ओवरीज भी फंक्शनल होते हैं, लेकिन ये कभी भी सेल्फ मेटिंग नहीं कर सकते, बल्कि ये क्या करते हैं? इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होती है कि या तो ये एग्स रिलीज़ करते हैं या फिर स्पर्म रिलीज़ करते हैं। एट अ टाइम दोनों रिलीज़ नहीं कर सकते, मतलब एट अ टाइम या तो टेस्टिस से स्पर्म रिलीज़ होंगे या फिर ओवरीज से एग्स रिलीज़ होंगे और क्रॉस फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म किया जा सकेगा। ठीक है, फंक्शनल टेस्टिस होते हैं इनके अंदर, ओवरीज के अंदर ओवरीज और टेस्टिस जो है वो फंक्शनल होते हैं। और इनकी एग्जांपल हम देखें तो ये भी मुख्तलिफ तरह की फिशेस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास अमेज़ॉन मोली वगैरह जो है वो इनकी एग्जांपल कंसिडर की जाती हैं। इसके अलावा गाइनोजेनेसिस। गाइनोजेनेसिस हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ की। गाइनोजेनेसिस में आज जैसे कि लिखा हुआ है, इन दिस स्पर्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इनिशिएट्स एग डेवलपमेंट। मतलब एक डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो आकर क्या जो है इनिशिएट करती है? एग की डेवलपमेंट को इनिशिएट करती है, बट डज नॉट कंट्रीब्यूट जेनेटिक मटेरियल। कि अपना जेनेटिक मटेरियल तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करती, लेकिन जो फीमेल फिश है उसको इनिशिएट कर देती है एग डेवलपमेंट के लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? गाइनोजेनेसिस। ठीक है, तो हमारे पास अनयूजुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज 3 हुई, जिसमें हमने देखा कि कुछ ऐसी फिशेज़ हैं जो कि मेच्योर वन सेक्स के तौर पर होती हैं, लेकिन टाइम टू टाइम वो चेंज हो जाती हैं अदर सेक्स में। नेक्स्ट हमने कैटेगरी देखी सिंक्रोनस हर्माफ्रोडाइट, जिसमें हमने कहा कि दोनों जो है वो टेस्टिस और ओवरीज एट द सेम टाइम फंक्शनल होती हैं। और गाइनोजेनेसिस में हमने देखा कि स्पर्म जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ आकर स्पर्म जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के स्पर्म आते हैं। एक स्पीशी जो है दूसरी स्पीशी से डिफरेंट होती है, लेकिन क्या होता है कि दूसरी स्पीशी के जो स्पर्म है वो आकर फीमेल को इनिशिएट कर देते हैं एग डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट नहीं करते। इसको हमने क्या कहा? गाइनोजेनेसिस। नेक्स्ट अगर हम देखें डेवलपमेंट की बात करें कि मोड ऑफ डेवलपमेंट क्या है फिशेस के अंदर, एग्स की डेवलपमेंट कैसे होती है, तो इनके अंदर तीनों तरह की कैटेगरीज मौजूद होती हैं जो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी हमारे पास? ओवीपेरस, ओवोविविपेरस एंड विविपेरस। तीनों तरह की कैटेगरीज इनके अंदर मौजूद है। उनको हम देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। द फिशेस में भी ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब ऐसी फिशेस जो कि एग ले करती हैं, और मेजॉरिटी ऑफ फिशेस ऐसी हैं हमारे पास जो कि एग ले करती हैं, जिनके अंदर 90% जो बोनी फिशेस हैं हमारे पास, 90% ऑफ बोनी फिशेस हमारे पास एग लेइंग है। और इसके अलावा 43% कार्टिलेजिनस फिशेस भी हमारे पास एग लेइंग मतलब ओवीपेरस है। इनके अंदर क्या किया जाता है? देयर एग्स डिवेलप आउटसाइड द फीमेल फ्रॉम द स्टोर्ड यॉक। आपको पता है एग है तो उसके अंदर यॉक होगी, और यॉक आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है फराहम करती है एग को। तो इसमें क्या किया जाता है कि एग्स जो हैं वो डायरेक्टली आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल डिवेलप करते हैं, स्टोर्ड यॉक से डिवेलपमेंट उनकी होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस में क्या होता है? ये कुछ एलेस्मोब्रैंक्स में ये मौजूद होती है। ठीक है, और इसके अंदर हम कहते हैं कि देयर एम्ब्रियोज डिवेलप इन अ मॉडिफाइड ओविडक्ट, कि उनके जो एग्स हैं मॉडिफाइड ओविडक्ट के अंदर डिवेलप करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड फ्रॉम स्टोर्ड यॉक इन द एग। ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स मदर फ्राहम नहीं करती, हालांकि डेवलपमेंट मदर के अंदर ही हो रही है, लेकिन मदर उसको न्यूट्रिएंट्स फराहम नहीं करी, बल्कि एग्स के अंदर जो यॉक है वही न्यूट्रिएंट फराहम करी है। इन दोनों में
फ़र्क क्या हुआ कि इसमें जो है एक्सटर्नली न्यूट्रिएंट्स फ्राहम किए जा रहे थे, मतलब एग्स पहले ही ले हो गए थे, डेवलपमेंट उसकी नहीं हुई थी। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एग्स जो है मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलप होंगे, और डेवलपमेंट के दौरान जो है वो न्यूट्रिएंट्स कौन फ्राहम करेगा, न्यूट्रिएंट्स जो है एग के अंदर जो यॉक मौजूद होती है वही उसको न्यूट्रिएंट फ्राहम करेगी। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास विविपेरस की। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ एलेस्मोब्रैंक्स, इसके अंदर हमारे पास ग्रे रीफ शार्क्स और हैमरहेड शार्क्स वगैरह जो हैं इसकी एग्जांपल है हमारे पास, वो विविपेरस होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, देयर ओविडक्ट इज मॉडिफाइड इनटू अ प्लेसेंटा लाइक आउटग्रोथ। ठीक है, कि इनके अंदर जो ओवी डक्ट होती है इनके अंदर फीमेल्स के अंदर, ठीक है, ओविडक्ट जो है वो एक प्लेसेंटा लाइक आउटग्रोथ में चेंज हो जाती है। अब आपको पता है प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू है जो कि न्यूट्रिएंट्स फ्राहम करता है मदर से एम्ब्रियो को। अब आपको पता है मैमल्स के अंदर इसी तरह से मौजूद होता है, और अब हम फिशेस के अंदर ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसी फिशेस हैं जिनके अंदर उनका जो ओविडक्ट होता है वो प्लेसेंटा लाइक आउटग्रोथ में चेंज हो जाता है। और प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट्स फ्राहम करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र करता है फीमेल की बॉडी से यॉक सैक के अंदर, ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स फ्राहम किया जा सके। ठीक है, इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द विविपेरस बोनी फिशेज अकर इन द ओवरियन फॉलिकल्स। अब इंटरनल डेवलपमेंट जो होती है वो आपको पता है एम्ब्रियो ने डेवलप करना है, तो अब वो डेवलप कहाँ पर करेगा, विविपेरस बोनी फिशेज के अंदर, उनके अंदर ओवरियन फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, मतलब ओवरियन फॉलिकल्स के अंदर डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की। ठीक है, और एग्स वहीं पर रखे जाते हैं और वहीं पर डेवलप होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारे पास थी डेवलपमेंट के मोड्स। एक में हमने देखा ओविपेरस, जिससे हमने कहा कि एग्स डायरेक्टली आउटसाइड द बॉडी ले कर दिए जाते हैं। एक में हमने देखा कि एग्स जो हैं वो इंटरनली ही डेवलपमेंट उनकी स्टार्ट होती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स कहाँ से फ्राहम किए जाते हैं, एग्स के अंदर जो यॉक सैक होती है वही न्यूट्रिएंट्स देती है। विविपेरस के अंदर हमने देखा कि प्लेसेंटा लाइक आउटग्रोथ बनती है ओविडक्ट से, जो कि न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है एम्ब्रियो को, और कम्प्लीटली वहीं पर डेवलपमेंट मदर के अंदर होती है, और एज अ बेबी शार्क जो है वो उसकी जो है वो बर्थ होती है। इसमें हमने कहा कि हैमरहेड शार्क्स वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं विविपेरस फिशेस की। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये हमने देख लिया पेरेंटल केयर, अगर हमने देख लिया, पहले हमने फर्टिलाइजेशन देखी, फिर हमने मोड ऑफ डेवलपमेंट देखे। अब हम देखते हैं कि पेरेंटल केयर कितनी मौजूद होती है। वैसे तो ज़्यादातर फिशेस के अंदर पेरेंटल केयर मौजूद नहीं होती, कुछ ऐसी फिश की स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर पेरेंटल केयर मौजूद होती है, उनको अब हमने देखना है। केयर बिफोर हैचिंग, अब बिफोर हैचिंग मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई है, एग्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। कुछ को तो हमने कहा कि वो नेस्ट बनाते हैं, तो इसका मतलब है वो केयर ही कर रहे हैं ना, नेस्ट बना रहे हैं, तो वो किससे केयर कर रहे हैं, ताकि एग्स की प्रीडेशन ना हो, मतलब प्रीडेटर से बचाया जा सके, उनकी सेडिमेंटेशन ना हो, मतलब वो ख़राब ना हो, और फाउलिंग से बचाया जा सके उन्हें। तो इसका मतलब है पेरेंट्स जो हैं वो अपने एग्स की केयर कर रहे हैं, तो यही हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पेरेंटल केयर इन फिशेस। अब इसमें हमारे पास दो तरह की केयर होती है, एक वो केयर जो कि बिफोर हैचिंग हो, मतलब अभी एग्स हैच आउट नहीं हुए, अभी जो है वो यंग शार्क्स या यंग बेबी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुए। ठीक है, अब इसमें सॉरी मैंने बेबी कहा, बेबी तो सिर्फ आप जो है वो ह्यूमन के बेबी को कहते हैं, इसमें आप क्या कहते हैं, यंग फिशेस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो है वो केयर मौजूद होती है, केयर बिफोर हैचिंग। इसके अलावा नेक्स्ट है केयर आफ्टर हैचिंग। इसमें हम क्या कहते हैं कि एग्स हैच आउट हो गए हैं, यंग वंस जो है वो वहाँ से हैच आउट हो गए हैं, तो उसमें उनके अंदर भी जो है वो केयर पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केयर बिफोर हैचिंग, मतलब एग अभी हैच आउट नहीं हुए, उसमें कैसी केयर पाई जा रही है। सम फिशेस कंस्ट्रक्ट एंड टेंड नेस्ट, जैसे हमने पहले भी कहा कि कुछ फिशेस के अंदर जो है वो इस तरह की कैपेबिलिटी है कि वो अपने नेस्ट बनाती हैं, जैसे हमने अभी पीछे पैसिफिक सालमन के अंदर देखा था कि वो पहले रिचुअलाइज डांस परफॉर्म करती हैं और फिर क्या करती हैं, अपने कॉर्डल फिन के ज़रिए से एक होल बनाती हैं बॉटम के अंदर, ताकि उसको नेस्ट के तौर पर बनाया जा सके। तो इसका मतलब है वो कंस्ट्रक्ट और टेंड करेंगी अपने नेस्ट को। क्लस्टर ऑफ एम्ब्रियोज आर ब्रूडेड इन स्पेशल पाउचेस। ठीक है, कि कुछ फिशेस ऐसी हैं जो कि अपने जो एम्ब्रियोज हैं उनको एक स्पेशल पाउचेस के अंदर रखती हैं। ठीक है, स्पेशल पाउचेस क्या होते हैं, पहले हमने दीज पाउचेस आर अटैच्ड टू सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सी हॉर्स के अंदर, सी हॉर्स का जो इनका जो वेंट्रल स्ट्रक्चर होता है, वेंट्रल बॉडी पार्ट जो होता है इनके अंदर, जस्ट लाइक आपने कैंगरू देखा होगा, कैंगरू के अंदर जैसे एक सैक मौजूद होती है अपने बेबी को रखने के लिए, इसी तरह इनके अंदर भी एक वेंट्रल पाउच मौजूद होता है, जहाँ पर ये क्या करती हैं, अपने
जो है वो, और ये जो पाउच है ये डायरेक्टली बॉडी के साथ अटैच होता है। एम्ब्रियोज में आल्सो भी ब्रूडेड इन माउथ। और कुछ फिशेज़ ऐसी भी हैं जो कि अपने माउथ के अंदर जो है वो ब्रूड करती हैं अपने जो है एग्स को। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो डायरेक्टली अपने माउथ के अंदर एग्स को रख लेती हैं ताकि प्रीडेशन से बचाया जा सके। सी हॉर्स एंड पाइप फिशेज़ आर एग्जाम्पल। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या देखनी है एग्जाम्पल। सम बेस्ट नोन ब्रूडर्स जो हैं वो हमारे पास सी हॉर्स हैं और पाइप फिशेज़ हैं। अब सी हॉर्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ पैटर्न मौजूद होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि सी हॉर्स का जो मेल है वो प्रेग्नेंट होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक अनयूजुअल सी बात है, जबकि आपको पता है फीमेल्स जो हैं वो प्रेग्नेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल जो है वो अपना रिचुअलाइज डांस परफॉर्म करती हैं सी हॉर्स जो हैं। और आपको पता है कि जो सी हॉर्स होते हैं ये डायरेक्टली इस तरह से जो है वो अपराइट स्विम करते हैं। जैसे इनकी बॉडी आपको नज़र आ रही है बिल्कुल सीधी, ये इसी तरह से जो है वो स्विमिंग करते हैं। जबकि बहुत सारी जो फिशेज़ हैं वो आपको हॉरिजॉन्टली मतलब अपने पेट के बल जो है वो स्विमिंग करती नज़र आएंगी। जैसे आपको ये फ़िश नज़र आ रही होगी कि ये अपने पेट के बल जो है वो स्विम कर रही हैं, जबकि ये वाली जो सी हॉर्स होते हैं ये डायरेक्टली सीधा स्विम करते हैं, ये अपने पेट के बल स्विम नहीं करती। अब इसकी रीज़न क्या है? ये भी एक नेचुरली अल्लाह ताला ने इस तरह से कुदरत में इस तरह से रखा गया है, क्योंकि इनके अंदर जो है वेंट्रल साइड पे, इनकी बॉडी की साइड पर, जो एब्डोमेन की साइड पर एक पाउच मौजूद होता है। और उस पाउच में इन्होंने किसको रखना होता है? उस पाउच में इन्होंने अपने जो है वो यंग वंस को रखना है, वहाँ पर उनकी ब्रूडिंग होनी है। तो इसलिए अगर ये पेट के बल फ्लो करेंगी, स्विम करेंगी, तो वो उसको तो बहुत ख़तरा होगा, वो वहाँ पर इस तरह से नहीं रख सकती। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुदरती इसको इस तरह से बनाया है कि ये इसी तरह से फ़्लो करते हैं, इसी तरह से बिल्कुल सीधा ही ये स्विम करती हैं। कभी आप लोगों ने इसको देखा हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह अगर आप देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि ये जो सी हॉर्स है और बहुत खूबसूरत होता है, इसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं और बहुत दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। ठीक है, और ये इसी तरह से स्विम करती हैं बिल्कुल अपराइट। और क्या होता है कि जब इन्होंने अपनी स्पॉनिंग करनी है, ब्रीडिंग करनी है, तो मेल और फीमेल जो हैं वो इकट्ठे होंगे ग्रुप्स की सूरत में। और ये इनके अंदर एक ये भी मौजूद है कि ये अपना जो मेट है वो अपनी पूरी लाइफ के दौरान एक ही मेट को रखते हैं, मतलब मेट चेंज नहीं करते। जबकि आपको पता है एनिमल्स के अंदर इस तरह से होता है कि कोई भी मेटिंग के लिए कोई भी जो है वो पेयर सेलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन इनके अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड एक ही मेट होता है जिसको ये अपनी ब्रीडिंग के लिए यूज़ करती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि फ़ीमेल के अंदर जो एग्स डेवलप हुए हैं वो फीमेल जो है वो मेटिंग के दौरान अपने एग्स डायरेक्टली इसके पाउच के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देगी। फॉर एग्जांपल ये फ़ीमेल जो है वो अपने डायरेक्टली इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती है इसके पाउच के अंदर। अब जो डेवलपमेंट होनी है एग्स की वो डायरेक्टली मेल के अंदर होगी। अब ये मेल है जिसके अंदर ये पाउच मौजूद है, मेल के अंदर फ़ीमेल ने एग ट्रांसफ़र कर दी है, तो इसका मतलब है मेल्स के अंदर उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। और जैसे ही यंग वन जो है वो मैच्योर होंगे, हैच आउट होंगे एग से, तो वो इस पाउच से निकल कर बाहर जो है वो रिलीज़ आउट हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये जो सी हॉर्स है इसको कहा जाता है कि ये प्रेग्नेंट होता है, मेल प्रेग्नेंट होता है। ठीक है, सी हॉर्स एंड पाइप फिशेज़ हमने इसकी एग्जांपल देख ली। मेल कैरी फिशेज़ इन वेंट्रल पाउचेस, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस देयर, कि मेल जो है वो अपना वेंट्रल पाउचेस में जो है वो एग्स को रखता है, वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट वहीं पर स्टार्ट होती है, कंप्लीट होती है, और फिर वहाँ से जो न्यू वन है, न्यू यंग वन जो हैं वो वहाँ से रिलीज़ आउट हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ फिशेज़ ऐसी भी हैं जैसे कि मेल ब्राज़ीलियन कैट फिश, वो क्या करती हैं, वो अपने एम्ब्रियोज़ को एनालार्ज लोअर लिप, मतलब उनका जो लोअर लिप होता है वो बहुत ज़्यादा एनालार्ज होता है, और वो उसके अंदर अपने एम्ब्रियोज़ को रखती हैं, वहाँ पर उनकी ब्रूडिंग होती है। तो इस तरह से बहुत यूनिक कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं फ़िशेज़ के अंदर। अगर आप इनको इंटरेस्ट लेकर इनको समझना चाहेंगे तो बहुत आसान है। तो इसमें हमने क्या कहा कि कुछ फ़िशेज़ ऐसी हैं जो नेस्ट बनाती हैं ताकि जो है अपने यंग वंस को महफूज रखा जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। कुछ फिशेज़ ऐसी हैं जो कि वेंट्रल पाउचेस को यूज़ करती हैं, जस्ट लाइक अ कैंगरू, जिसमें जो है हमने कहा कि मेल जो है वो अपने एग्स को फीमेल से लेगा, मतलब फीमेल्स एग ट्रांसफ़र करती है मेल के पाउच में और वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट होती है। जैसे ही एग हैच आउट होते हैं तो वो रिलीज़ हो जाते हैं बाहर। इसके अलावा कुछ फिशेज़ ऐसी हैं जो कि हमने कहा कि अपने एनलार्ज लोअर लिप में अपने एग्स को रखती हैं, जैसे हमने कहा मेल ब्राज़ीलियन कैट फिशेज़ के अंदर ये फिनोमेना मौजूद होता है। तो ये थी हमारे पास बेटा केयर बिफोर हैचिंग। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हम देखें केयर आफ्टर हैचिंग। आफ्टर हैचिंग की बात करें मतलब एग्स रिलीज आउट हो गए हैं, टूट गए हैं, एग्स की हैचिंग हो गई है, यंग वन बोर्न हो गए हैं, तो अब उनके अंदर कैसी जो है वो केयर मौजूद है। कुछ ज़्यादातर जो फिशेज़ हैं वो आफ्टर हैचिंग केयर नहीं करती, मतलब अंडे बच्चे जो हैं वो अंडे से बाहर आ गए हैं, अब उसकी केयर नहीं करती, उनको अपने जो है इंडिपेंडेंट छोड़ देती हैं। लेकिन कुछ फिशेज़ ऐसी भी हैं जिनके अंदर ये केयर मौजूद होती है।
अब हमने इनको देखना है। जब मोस्ट फिशेज डोंट केयर फॉर यंग वन आफ्टर हैचिंग, लेकिन कुछ जो है वो हमने उनकी एग्जांपल देखनी है। मेल स्टिकल बैक्स कलेक्ट फ्रेश प्लांट मटेरियल इनटू अ मैस। स्टिकल बैक एक फ़िश है, वो क्या करती है, फ्रेश प्लांट मटेरियल को कलेक्ट करती है, उसको क्या करती है, द यंग वन लिव इन दिस मैस ऑफ लीव्स। अपने जो यंग वंस हैं उनको वो उस तरह का मटेरियल प्रोवाइड करती है और वो उसके अंदर ग्रो करते हैं, उसके अंदर ही उनकी डेवलपमेंट होती है। द किक्लीड शो लॉन्ग टर्म केयर। किक्लीड जो फिशेज हैं वो लॉन्गर टर्म जो है वो केयर शो करती हैं। यंग वंस आर ब्रूडेड इन माउथ ऑफ सम फिशेज। जैसे यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि माउथ के अंदर जो है वो जो है उनकी परवरिश हो रही होती है। इसके अलावा क्या होता है, पेरेंट सिग्नल डेंजर विद द फ्लिकिंग ऑफ पेल्विक फिन। के कुछ फिशेज ऐसी हैं कि अगर उन्हें बाहर कोई डेंजर नज़र आता है, कोई प्रीडेटर नज़र आता है, कोई लार्ज फिश नज़र आती है जो कि उनको यंग वंस को खा सकती है, उनको नुकसान पहुंचा सकती है, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेंजर को सिग्नल करते हैं अपने बच्चों को। वो क्या करते हैं, अपना जो पेल्विक फिन है उसकी फ्लिकिंग स्टार्ट कर देते हैं और जो उनके यंग वंस होते हैं वो इस सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं और वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। सो यंग वन रिटर्न क्विकली टू द नेस्ट और माउथ। के फिर जो यंग वन बाहर निकले हुए थे वो डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, नेस्ट में चले जाएंगे या फिर माउथ में चले जाएंगे, मतलब सेफर प्लेस में मूव कर जाएंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिग्नल दिया है कि बाहर डेंजर है, तुम अपनी जगह पर वापस चले जाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास मेल स्टिकल बैक्स फिश जो हैं इनके अंदर भी इस तरह का फिनोमेना मौजूद होता है। ये क्या करती हैं कि अगर इनके जो फिशेज़ हैं, इनके यंग वंस जो हैं अगर नेस्ट से थोड़ा दूर मूव कर जाते हैं जहाँ पर इन्होंने प्लांट मटेरियल को कलेक्ट किया हुआ है, एग्स को रखा हुआ है, मतलब यंग वंस को रखा हुआ है, अगर यंग वंस वहाँ से निकल कर कहीं और मूव कर रहे हैं तो वो क्या करेंगी, वो डायरेक्टली जो है वो मेल जाएगा और उनको इकट्ठा करके अपने माउथ में इकट्ठा करेगा और दोबारा से लाकर उसको स्पिट कर देगा उसी प्लांट मटेरियल के अंदर। मतलब बच्चों को जो है वो अगर कहीं दूर निकल गए हैं, भाग गए हैं, तो उसको क्या करेगा, उनको दोबारा से माउथ के अंदर पकड़ कर लाएगा और स्पिट कर देगा कहाँ पर, उसी प्लांट मटेरियल के अंदर, ताकि वहीं पर वो रहें और प्रोटेक्ट रहें प्रीडेटर से और लार्ज फिशेस से। ठीक है, तो ये हमारे पास थी केयर आफ्टर हैचिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन। ठीक है, फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन आपको पता है कि हम लोगों ने रिलेशनशिप चेक करना होता है कि जो फिशेज़ हैं उनसे आगे जो जनरेशन प्रोड्यूस हो रही हैं वो कहाँ से निकली हैं, मतलब कौन सी फिशेज़ हैं जिन्होंने एम्फीबियंस को, मतलब टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स कहाँ से एवॉल्व हुए हैं, उनको हमने चेक करना है। और आपको ये भी पता है कि हमने लंग फिशेज़ भी पढ़ी थी और हमने ये भी कहा था कि लंग फिशेज़ एंसेस्टर हैं एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स के, बर्ड्स और मैमल्स के, मतलब टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं वो इन्हीं से एवॉल्व हुए हैं। तो उनको हम लोगों ने सबसे पहले देखना है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन में 2 इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ एवोल्यूशनरी इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज मतलब हमारे पास जो बोनी फिशेज हैं उनके अंदर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी इवेंट्स हैं। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ टिलियोस्ट। टिलियोस्ट आपको पता है मॉडर्न बोनी फिशेज जिसे हमने कंसिडर किया था मोस्ट मॉडर्न बोनी फिशेज। अब उनकी हम लोगों ने एवोल्यूशन देखनी है। इनकी एवोल्यूशन हुई थी तकरीबन 150 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, टिलियोस्ट एवॉल्व हुई थी 150 मिलियन ईयर्स अगो। इट प्रोड्यूस अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग टिलियोस्ट ऑफ टुडे। मतलब ये 150 मिलियन ईयर्स एवॉल्व हुई हैं और इनकी अब इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हमारे पास मौजूद हैं कि इन्होंने वास्ट डाइवर्सिटी अपनी स्पीशीज़ की बना ली है। इसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। अब टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स कहाँ से एवॉल्व हुए, इसके लिए हमारे पास 2 जो है वो कैटेगरीज मौजूद हैं। हम जो है वो एक हाइपोथेसिस है हमारे पास कि ज़्यादातर जो वर्टिब्रेट्स हैं वो एवॉल्व हुए हैं लंग फिशेज से, और एक ऐसा भी हमारे पास हाइपोथेसिस है कि कहा जाता है कि जो हमारे पास लैंड वर्टिब्रेट्स या टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं वो एवॉल्व हुए हैं ओस्टियोलेपिफॉर्म से। ओस्टियोलेपिफॉर्म आपको पता है एक फ़िश है जिसको हमने पढ़ा था सार्कोप्टेरिजी में। सार्कोप्टेरिजी में जब हमने इसको पढ़ा था और हमने कहा था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है और इसको हम ये भी कंसिडर करते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स का एंसेस्टर है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि हमने पहले देखा कि एवोल्यूशन ऑफ टिलियोस मतलब मॉडर्न बोनी फिशेज जो है वो 150 मिलियन ईयर्स एवॉल्व हुई हैं और अब इनकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं, जबकि एवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के लिए हमारे पास 2 तरह के हाइपोथेसिस मौजूद हैं। वो 2 तरह के हाइपोथेसिस अगर हम देखें तो पहला हाइपोथेसिस है हमारे पास लंग फिशेज एज एंसेस्टर ऑफ लैंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, लंग फिशेज जो है हमारे पास आपको पता है कि इनके अंदर फंक्शनल लंग्स मौजूद होते हैं, जिनमें हमने अफ्रीकन लंग फिशेज पढ़ी थी। मुख्तलिफ तरह की हमने 3 तरह की इनके अंदर फिशेज पढ़ी थी, तो उनके अंदर फंक्शनल लंग्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो लंग्स सजेस्ट करते हैं कि वो लैंड पर भी रह सकते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में भी रह सकती हैं जहाँ पर पानी मौजूद ना हो, क्योंकि वहाँ पर उनकी आसानी से वो लंग्स को यूज़ करके रेस्पायर कर सकती हैं। तो इसमें जो है ये सजेस्ट किया जाता है कि लंग फिशेज आर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न टेरेस्ट्रियल
वर्टिब्रेट्स, लेकिन कुछ क्लैडिस्टिक एनालिसिस ये शो करती हैं कि लंग फिशेज एंसेस्टर नहीं है, बल्कि कोई और ऐसी फ़िश है जो कि जिन्होंने वर्टिब्रेट्स को, मतलब जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं उनसे एवॉल्व हुए हैं। मतलब एक हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि लंग फिशेज एंसेस्टर हैं, और दूसरा जो क्लैडिस्टिक एनालिसिस है जिसमें हम DNA और RNA वगैरह के एनालिसिस करते हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो लंग फिशेज हैं वो एंसेस्टर नहीं है लैंड वर्टिब्रेट्स के। तो अगर ये एंसेस्टर नहीं है तो और कौन एंसेस्टर है, उसको हम देखते हैं कि ओस्टियोलेपिफॉर्म भी है जो हैं वो, उनको भी कंसिडर किया जाता है एज एंसेस्टर ऑफ लैंड वर्टिब्रेट्स। अब ओस्टियोलेपिफॉर्म क्या है ये तो आप अच्छे से जानते होंगे क्या है, क्योंकि हम लोग पूरा फिशेस का चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तो ओस्टियोलेपिफॉर्म क्या है, हमारे पास एक क्लास थी सार्कोप्टेरिजी जिसके अंदर हम लोगों ने लंग फिशेस को भी पढ़ा था, और लास्ट में हमने पढ़ा था ओस्टियोलेपिफॉर्म। ओस्टियोलेपिफॉर्म में हमने कहा था कि ये एक्सटिंक्ट जो है वो फ़िश है और एंसेस्टर है वर्टिब्रेट्स की, और अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये तक अगर हम इसकी बात करें कि इसका हैबिटेट क्या था, ये कहाँ पर पाई जाती थी ओस्टियोलेपिफॉर्म, तो ये बेसिकली शैलो वाटर हैबिटेट्स में ये रहती थी। शैलो वाटर मतलब ऐसा वाटर जहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो वहाँ पर इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन, और वहाँ पर वार्म और शैलो वाटर मौजूद हो। ठीक है, तो अगर ये ऐसे इन्वायरमेंट में रह रही थी तो इसका मतलब है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लंग्स को यूज़ कर देना, मतलब इनके अंदर लंग्स एवॉल्व हुए और इन्होंने लंग्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। और इसकी अगर इनके अंदर लंग्स मौजूद हो गए तो इसका मतलब है ये शैलो वाटर से मूव करना शुरू हो गई लैंड की तरफ। अब जैसे जैसे ये लैंड की तरफ मूव करना शुरू हुई तो इन्होंने वहाँ पर अबंडेंट फूड देखी इन द फॉर्म ऑफ आर्थ्रोपोड। अब वो आपको पता है लैंड पर आर्थ्रोपोड्स मौजूद थे, मुख्तलिफ इंसेक्ट्स मौजूद थे, तो इन्होंने अपनी जो फूड है वो वहाँ से लैंड से कलेक्ट करना शुरू कर दी, और मुख्तलिफ इन्वर्टिब्रेट्स की सूरत में ये वहाँ से फूड को कलेक्ट करके आती हैं और दोबारा से पानी के अंदर वापस आ जाती शैलो वाटर के अंदर। तो इसका मतलब है ये लैंड और जो है वाटर के अंदर मूव करना स्टार्ट होंगी, जो कि करेक्टर है हमारे पास एम्फीबियन का। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओस्टियोलेपिफॉर्म से ही एम्फीबियंस एवॉल्व हुए, क्योंकि इनके अंदर जो है वो आई लेंसेज जो थे, इनके अंदर अपेंडेजेस भी मौजूद थे और इनके अंदर आई लेंसेज की भी मॉडिफिकेशन हो गई। तो इसका मतलब है ये लैंड और वाटर की इंटरफेस मतलब उनके दरमियान मूव करने लगी, कभी लैंड पर जा रही हैं फूड के लिए और कभी दोबारा वापस आ रही हैं पानी की तरफ, और आइज़ को भी यूज़ कर रही हैं, लंग्स को भी यूज़ कर रही हैं। तो इसका मतलब है ये करेक्टर्स जो हैं वो इनको लैंड वर्टिब्रेट से मिलाने लगे, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास ओस्टियोलेपिफॉर्म्स हैं ये बेसिकली एंसेस्टर्स हैं लैंड वर्टिब्रेट्स की। ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास थी फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन। होप सो आपको अच्छे से आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। यहाँ तक हमारा जो है फिशेस का चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड या आज से लेक्चर से रिलेटेड, आप लोगों ने मुझसे ज़रूर क्वेश्चन करना है, ज़रूर डिस्कशन करनी है। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एम्फीबियंस। ठीक है, उसकी हम देखेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशंस और उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।